पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं ये क्या चीज़ है, या पता नहीं जो आसमान से उतरते हैं वही चाहिए होता है आपको। ये भी बहुत आइडिया लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये बुक पढ़ ले। डिफरेंट तरीके से एक तो रिवाइव करना है आपने कि कैसे करना है, और उन कॉन्सेप्ट्स को आपने बार बार रिवीजन रखनी है। उनको इस बेस पे किया जाए कि मैंने टीचर से कुछ लेना है, कुछ समझना है। और मेरा एक दोस्त है मेरे साथ गुजरांवाला से, अभी एमबीबीएस कर रहा है एआईएमसी में। उसका एक सीन है कि वो कहता है कि मैं इस चीज़ को पहले खुद समझूंगा, हर चीज़ मैं टीचर से नहीं पूछूंगा। और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ का खुद एक कंसेप्ट पहले बना लेता है, फोकस करो ये टेस्ट मेरा अच्छा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं पूरी बुक के इस तरह टेस्ट दूंगा तो मेरा एमडी कैट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये टेस्ट जब मैंने मुकद्दर इसको कहते हैं, खंजर तेज़ रख अपना, फिर उस खंजर की तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर, कि पहले अपना खंजर तो हम तेज़ रखें, फिर उसकी तेज़ी को अल्लाह के हवाले किया जाए। सो तेज़ रखने का अच्छा प्यारे बच्चों, आज आपके सामने हम अपने दो होनहार तलबा जो हैं, जो कि इस वक्त एमबीबीएस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये डॉक्टर उमर हबीब आर्मी मेडिकल कॉलेज से 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला, 4th ईयर इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला। और मोहम्मद उस्मान अतीक 3rd ईयर ख़त्म होने वाला, 4th ईयर स्टार्ट होने वाला। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से जो है वो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो आज इनको आपके सामने ज़रा ईद की छुट्टियों पे भी आए थे, दावत दी आपके सामने कि यार ज़रा ये आप लोगों को जो कुछ एमडी कैट के हवाले से या एमबीबीएस में एडमिशन के हवाले से इन्होंने किस तरह से मेहनत की थी, और किस तरह से आप मेहनत करके जिस तरह इन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया है आप किस तरह से ले सकते हैं एडमिशन, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी गाइड करेंगे। तो ओवर टू यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर हबीब है। सबसे पहले तो एक जनरल सी बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब फ्रेशर्स रिपीटर्स को ज़्यादा पता होता है चीज़ों का कि कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और किस तरह लेके चलना है अपने सारे टेन्योर को, ठीक है। ख़ास तौर पे जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनके ज़हन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में कि पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं ये क्या चीज़ है, या पता नहीं जो आसमान से उतरते हैं वही करते हैं। मैं भी जब था ना स्टार्ट में, मुझे भी बहुत लगता था ऑकवर्ड कि यार पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। लेकिन बाय द टाइम ऐसा ऐसा जब आप इसके अंदर आते हैं ना, और तो आपको ऐसा ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यार इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। और बिलीव मी, आपके सामने जो टीचर्स खड़े हैं ना, सर एहसन खड़े हैं, सर बिलावल खड़े हैं, सर जुल्करनैन खड़े हैं, हमने इनसे ही पढ़ा है। और इनके अलावा हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था पढ़ाई का। उस वक्त कोविड सिस्टम था, और यकीन करें कि इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने भी उस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो हमारे पास ये टीचर्स थे। इनके अलावा अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मवाद कौन सा चाहिए होता है आपको, ये भी बहुत आइडिया लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, स्टार्स पढ़ ले, किप्स पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये ना लोगों के ज़हन में काफ़ी चीज़ें होती हैं। सबसे बेसिक चीज़ है, आपको जो पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, अपने लेक्चर्स दे रहे हैं आपको यहाँ पे, आप उनको अच्छी तरह सुने भी और उनको नोट वगैरह करें, उनको जाके बार बार रिवाइज़ किया करें। सेकंड चीज़, जो आपको उन्होंने प्रैक्टिस बुक्स दी हुई हैं उन पे फोकस करें आप। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक एमसीक्यू आपने किया भी हुआ है ना, आप उसको जब तक दोबारा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ होते रहेंगे। अगर आप उनको प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज़ होना ख़त्म हो जाएगी। और ये रिवीजन का नाम है। एमडी कैट जो है ना, आपने एफएस में भी पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने यही चीज़ें की हुई हैं। अभी उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक तो रिवाइव करना है आपने कि कैसे करना है, और उन कॉन्सेप्ट्स को आपने बार बार रिवीजन रखनी है। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, आपके जो क्लास में टेस्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेस्ट होते हैं ना आपके, इनको ये मैं आपको बताऊँ कि हम भी इसी फील्ड से गुजरे या इसी टेन्योर से गुजरे हैं। स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है कि इन टेस्ट को ना सीरियस नहीं लेते वो, मतलब इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, या प्रॉपर तैयारी करके नहीं दिया। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप प्रॉपर इसको ऐसे ही समझे कि आपका रोज़ जो है ना इंटी टेस्ट हो रहा है, अगर आप इसको रोज़ इस तरह ही तैयारी करके देंगे ना, तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया आपके अंदर। फर्स्ट डे पे आप ऐसे नहीं थे, और जब लास्ट डे में आप यहाँ से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत डिफरेंस आ गया है इन चीज़ों के अंदर। और लास्ट थिंग, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। फेडरल की पढ़े, अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़े, पंजाब वालों को ज़्यादा फोकस करें। अभी चूँकि फिर चेंज हो गया, पीएमडीसी आ गई है, तो इससे रिलेटेड आपको पता चलेगा कि अभी चूँकि प्रोविजन लेवल पे पेपर होगा, तो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक जो पंजाब के हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें आप। इससे रिलेटेड अगर आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है तो ठीक है।
और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइम टेबल मेरा था, ज़रूरी नहीं है हर किसी का टाइम टेबल फ़ायदा दे, क्योंकि हर बच्चों का अपना माइंड होता है। किसी को ज़्यादा पढ़ के बार बार समझ आती है, किसी को एक ही चीज़ एक दफ़ा पढ़ने से भी समझ आ जाती है, सही है। तो ये आपने अपना बेस्ट देखना होता है। बट मेरा ये था कि मैं जो लेक्चर अगले दिन लेना होता था ना, मैं उसको एक दफ़ा सुबह देख के आता था, ताकि एक तो मुझे जो चीज़ें माइंड में तंग कर रही हैं वो मैं जाके सर से पूछ लूँ लेक्चर के बाद, या उस वक्त जो पढ़ना है मुझे उस वक्त बेहतर समझ आ जाए उन चीज़ों की कि क्या पढ़ाना चाह रहे हैं सर, किस वे में पढ़ाना चाह रहे हैं। एक चीज़ के बहुत से मतलब होते हैं, आप उसको उसी सेंस में देखना होता है जिस सेंस में बुक या आपको टीचर बता रहा हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, उस लेक्चर को उस वक्त मैं बहुत गौर से सुनता था कि ताकि जो चीज़ें हैं ना मुझे बाद में टाइम ना लगाना पड़े, इतना उसी वक्त तैयार हो जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती थी कि उनको मैं रिवीजन करता था। अगर आप अकॉर्डिंग टू रिसर्च फर्स्ट रिवीजन हाफ एन आवर के अंदर अंदर दे देते हैं ना, और सेकंड रिवीजन फिर आप 24 आवर्स के अंदर दे देते हैं, थर्ड रिवीजन आप 7 दिनों के अंदर अंदर दे देते हैं, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलती। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ देखी गई है। उसके बाद वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है इसका कि आप चीज़ों को कब कब और कैसे कैसे रिवाइज़ करें। उसके बाद जब फिर आपका टेस्ट है उसको रिवाइज़ करें, और साथ और वीकेंड पे आप ये कोशिश किया करें, वीकेंड पे ना, आप जब आपको वीकेंड पे इतवार छुट्टी होती है तो आप अपना पूरे वीक का कोर्स रिवाइज़ किया करें, उस पर जो लेक्चर्स हुए हैं आपके उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करने की कोशिश किया करें, ठीक है। ये टाइम टेबल से रिलेटेड हो गया। और दूसरी चीज़, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है MD कैट, ठीक है। सिर्फ आपने ना अपने ऊपर बिलीव करना है और अपने टीचर्स पे बिलीव करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जब आपको इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि हम कर सकते हैं और हम इन टीचर्स के थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये पहली चीज़ है। हमारे इस्लाम में भी ऐसी है, आपने देखा होगा कि अमाल का दारोमदार एक तो नीयतों पर है, और दूसरा जो आपका ईमान है ना, इसके बगैर अमल काबिल कबूल नहीं है। पता है ना, आपके पास पहले ईमान होगा तो उस पर ईमान के ऊपर अमल खड़ा होता है। जब आपको अपने टीचर्स पे, अपने आप पे ही एतमाद नहीं होगा, ईमान नहीं होगा इस चीज़ पे, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप माइंड से ये चीज़ नहीं निकालेंगे ना कि हम नहीं कर सकते, तब तक आप वाकई नहीं कर सकते, ठीक है। और एक ये चीज़, और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बहुत ना, जब FSC में था, उसके बाद MCAT दिया है, उसके बाद भी अभी तक भी ये चीज़ मैं नोट करता आ रहा हूँ कि एक ना चीज़ होती है माइंड के अंदर स्टूडेंट्स के डिफरेंट ना, कि उस्ताद को चेक करने वाली चीज़ होती है एक। ये बात बहुत बड़ी ना गौर तलब है कि कभी भी ना अपने टीचर को चेक नहीं करते। ये एक नाकामी की पहली सीढ़ी होती है। हमारे साथ भी स्टूडेंट थे कई, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ ना गूगल से देख के आ जानी, यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, टीचर भी तो इंसान होता है ना, हरफन मौला कोई नहीं होता। और मेरे नज़दीक अच्छा टीचर वो होता है जिस चीज़ को उसको नहीं पता ना, तो वो कहता है बेटा मैं आपको देख के बता दूंगा, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता इतना बड़ा। ये उसका बड़ापन होता है टीचर का कि आपको कहे मैं आपको देख के बता दूंगा, बजाय इसके कि आपको गलत गाइड करे उस वक्त। ये इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि टीचर को कभी ना इस सेंस में चेक नहीं करते होते कभी भी। ये नाकामी की पहली सीढ़ी है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ मैंने आपसे जो स्पेशल बात करनी थी वो ख़ास तौर पे इनसे और आपसे भी, वो मैं अक्सर वहाँ पे हूँ ना MC में, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे विहाड़ी से अप्लाई नहीं करते लोग इतना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की क्यों नहीं करते। अभी ओपन हुए MC के बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे जो टेस्ट वगैरह इनकी डेट शीट आई हुई है, शेड्यूल आया हुआ है, आप अपना अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन होती है www.joinpakarmy.gov.pk पे, सही है। अप्लाई करें यार, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिविल में नो डाउट आपको MBBS मिलता है, लेकिन आपको अभी जॉब्स के मसले हैं, आपको पता है ना सबको इस चीज़ का, तो जॉब्स नहीं मिलती हैं आपको। इधर आप आर्मी में इनरोल हो जाते हैं, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए जो आर्मी में इनरोल्ड है ना, एक तो नम्स के थ्रू आप AMC से वैसे भी MBBS कर सकते हैं, जो जैसे सिविल साइड पे करते हैं, पेड होता है वो, ठीक है। एक AFNS वाला है, उसकी भी इंशाल्लाह एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही हैं, उस पर उधर भी अप्लाई करें आप। बहुत अच्छा उसका भी एक क्राइटेरिया, आपको कमीशन मिलता है, आपको डे फर्स्ट से कमीशन मिलता है, डे फर्स्ट से, ठीक है। और इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, चलो क्वेश्चन बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर ने माशाल्लाह सारी चीज़ें ही कवर कर ली, तो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले स्टडी की तरफ अगर हम देखें ना, तो FSC की स्टडी अगर हम इसको बोझ समझेंगे ना, तो फिर MBBS नहीं कर सकते। FSC की सारी बुक्स मिला के MBBS की एक बुक भी नहीं बननी।
गाइटन जो फिजियोलॉजी की बुक है ना इतनी मोटी है, ठीक है, उसके 75 चैप्टर हैं, 75 चैप्टर्स। हमारे सारी बुक्स के मिला के इतने चैप्टर्स नहीं होंगे, और ये शायद 75 मैंने रफ सा एस्टिमेट का, इससे 2-4 ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। हमने ये लेवल पार करेंगे तो उस लेवल के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे, उसका अभी नहीं सोचना। लेकिन बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलता है ना इंसान। जैसे अभी हम 5-6 की बुक्स को देखें तो हमें कितनी ईजी लगेंगी, इस तरह अगर मैं अब FSC बुक्स को देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी, इसी तरह आपको भी नेक्स्ट टाइम होगा इंशाल्लाह। तो अभी जो लेवल है ना उसको बोझ नहीं समझना, और अपने माइंड पे ये पहले बताना है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये किया और मैं भी कर सकता हूँ। और जो स्टडी के रिलेटेड है कि रट्टा सिस्टम शायद जो है ना वो बोर्ड में तो चल जाता है कि एक मैंने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया। MCQ का फ़ायदा ये होता है कि MCQ में शायद वो रट्टा सिस्टम नहीं चलता है। एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रट्टा चाहिए होता है, लेकिन जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको क्या है कि आप एक पूरा जो है ना आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसको रिकॉल करें अपने माइंड में, किस चैप्टर में उसने कहा क्या है। उस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं उनको आप रिकॉल जब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएंगी। फिर जो नहीं याद आ रही उनको दोबारा एक दफ़ा पढ़ लिया जाए। इतना रीडिंग से ज़्यादा रिकॉलिंग मेन चीज़ है, हर चीज़ को एक रिकॉल किया जाए, और रिकॉल तब भी होगा जब उसको अच्छा सा रीड किया होगा। अच्छा सा रीड करें, और जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे से समझें, टीचर से क्वेश्चंस किए जाएँ और उनको इस बेस पे किया जाए कि मैंने टीचर से कुछ लेना है, कुछ समझना है। और मेरा एक दोस्त है मेरे साथ गुजरांवाला से, अभी MBBS कर रहा है AIMC में। उसका एक सीन है कि वो कहता है कि मैं इस चीज़ को पहले खुद समझूंगा, हर चीज़ मैं टीचर से नहीं पूछूंगा। और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ का खुद एक कंसेप्ट पहले बना लेता है, चाहे उसने गलत ही बनाया हो, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ना इस तरह हो सकती है। और उस बंदे का फिजिक्स में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, किया कि उसकी एनालिसिस इतनी अच्छी उसने अपनी डेवलप की। इसलिए क्वेश्चन हैबिट अच्छी है, लेकिन हर क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। पहले अपने माइंड को भी तो थोड़ा सा जो जंग लगा है वो ख़त्म करें, उसको कहें कि भाई ये खुद करना है, 3-4 ट्राई करें, उसके बाद जो है ना टीचर से पूछे नहीं समझ आ रही, पहले अपने आप को थोड़ा सा इस बारे में करें कि एक इंसान के अंदर वो चीज़ पैदा हो। और पहले ही स्टेप में इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक बंदे का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो पहले स्टेप में उसे गेन नहीं कर सकता। स्टेप बाय स्टेप चलता है, छोटी छोटी कामयाबियों के साथ। हम FSC में पढ़ते थे तो कभी 90% मेरे नंबर बहुत कम आते थे, तो एक टेस्ट में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर आने शुरू हो गए। इस तरह जब एक छोटी सी कामयाबी आती है तो वो इंसान को अंदर से मोटिवेट करती है, और वो छोटी कामयाबी की बिना पर आगे इंसान चलता है। इसलिए बड़े गोल्स की बजाय पहले छोटा सा गोल बना लिया जाए कि मैं इसी टेस्ट को फोकस करूँ, ये टेस्ट मेरा अच्छा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं पूरी बुक के इस तरह टेस्ट दूंगा तो मेरा MD कैट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये टेस्ट जब मैंने फोकस करके दिया तो फिर इसमें मैंने ये भी देखना है कि चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग लाइफ में कहीं नहीं इंसान को जो है ना लेके जा सकती। चीटिंग से क्या होता है कि वो चीज़ वक्ती तौर पर तो निकल जाती है, लेकिन नॉलेज का मतलब सिर्फ टेस्ट पास करना तो नहीं होता। नॉलेज का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपके अंदर निखार पैदा करे। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आपने वो क्वेश्चन चीटिंग से पास किया हुआ है, तो आप सामने वाले का मुँह ही देखते रह जाएंगे कि अब मैं वाइवा में इसका क्या आंसर दूँ। वाइवा ही है ना कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका कोई जूनियर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये किस तरह है, और आप वहाँ दांत निकालने लग जाएँ, ऐसे तो नहीं होगा। और अपने ज़मीर को भी तो जवाब देना है, अपने अल्लाह को भी तो जवाब देना है। और टाइम अपना रखें कि अगर ये 60 मिनट का है तो भाई मैंने 60 मिनट में ही करना है, क्योंकि उधर तो किसी ने एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, अकेडमी में तो शायद मिल ही जाएगा। लेकिन अगर वही टाइम के अकॉर्डिंग किया, हैबिट बन गई, चीटिंग नहीं करनी, जितने भी गलत हो जाए। मुझे अभी तक याद है सर एस केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो एक दफ़ा मेरे अच्छे खासे गलत हो गए MCQ बुरे वाला में, तो सर कहते भी ना जेदे इन्ने MCQ गलत नहीं, मेरे आई थिंक हाफ गलत हो गए, वो खड़ा हो जाए। मेरा होने का दिल करे कि मैं झूठ बोला, मेरे नहीं खड़े क्योंकि सर की नज़रों में मैं अच्छा स्टूडेंट था, और लेकिन मेरे उस दिन बहुत ज़्यादा MCQ गलत, मैं खड़ा हो ही गया। फिर सर कहते हम देख लो अपने हल, वो कहते हैं ना कि आप अपनी दावों पे ज़रा खुद ही गौर कीजिए। तो लेकिन वो बड़ी शर्म आई। उसके बाद क्या हो गया, सारी क्लास के सामने थोड़ी सी हो भी गई, लेकिन अपने नफ्स के सामने मैं कोई वो तो नहीं हुआ कि अंदर से मुझे वो बाद में कोई फील नहीं हुआ कि यार तुमने ना धोखा किया अपने साथ के साथ। क्योंकि अपने आप को जवाब देना सबसे पहले होता है। अपने आप के साथ बंदा सिंसियर हो गया तो वो सिंसियरिटी इंसान को आगे लेके जाती है, धोखा इंसान को कहीं नहीं लेके जाता। धोखा वक्ती तौर पर ही है, और अपने आप को धोखा सबसे बड़ा धोखा है। अपने आप को ही इंसान धोखा देगा तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। और कामयाबी जो है ना वो एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू आती है।
सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम, और उसमें जो है ना वो हर्डल्स आती हैं, और हर्डल्स के अब वही इसका जो दूसरा पहलू देखा जाए, हर्डल्स में इंसान क्या देखता है, हर्डल्स में इंसान देखता है अपने अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ। अगर आपका अपने रब पे यकीन है तो फिर जो है ना आपको वो हर्डल्स नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर्डल्स मुझे बनाने के लिए आएंगे। और तकदीर बेशक बड़ा मेजर फैक्टर है, लेकिन वो एक शेर है कि मुकद्दर इसको कहते हैं खंजर तेज़ रख अपना, फिर उस खंजर की तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर, कि पहले अपना खंजर तो हम तेज़ रखें, फिर उसकी तेज़ी को अल्लाह के हवाले किया जाए। सो तेज़ रखने का अभी है जन, वो कहते हैं ना कि जंग का जो है ना तैयारी वो अमन के दौर में की जाती है, अभी हमारा अमन का दौर है, तो अभी हम तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह हम पास भी हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होते तो तैयारी कहीं नहीं जाएगी इंशाल्लाह। वो आज जो एक माइंड की स्टेट जो है ना वो एक नॉलेज से बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। अगर आज MBBS में एडमिशन नहीं हुआ और बहुतों का नहीं होगा, लेकिन बहुतों का होगा भी इंशाल्लाह, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगी। आप एक इल्म कहीं इंसान को धोखा नहीं देता, इल्म ही तो बेहतरीन साथी है जो इंसान को किसी ना किसी मोड़ पे जो है ना आगे लेके जाता है। कई बच्चों का MBBS नहीं होता, लेकिन 10-15 साल वो जो MBBS वालों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेस का म्यार क्या है? सक्सेस का म्यार पैसा नहीं है, सक्सेस का म्यार है कि इंसान की सेटिस्फेक्शन। इंसान, कई पैसे वाले भी सेटिस्फाई नहीं है, कई डिग्रीज वाले भी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जब आपने अपने आप को इस बेस पे तैयार किया कि मैंने अपना इनपुट फुल करना है, फिर मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ देना, क्योंकि वो जानता है ना कि मेरे लिए क्या बेहतर है। अब उसकी बिना पर जब आप पेपर में जाएंगे ना, फिर कंफ्यूज भी नहीं होंगे। पेपर में जब ये सोच के पेन चल रहा है ना यार पता नहीं की हो जाना है, फिर कुछ भी नहीं होना। अगर ये सोच के पेन चल रहा है ना कि जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं अपनी तरफ से फुल कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाएगी। और पेपर में दूसरे का पूछ के जो MCQ गलत होता है ना, वो ज़्यादा दुख देता है बजाय इसके कि जो खुद अपने ऊपर एतमाद करके गलत किया जाए। इसलिए अपने पे एतमाद करके गलत कर लें, अच्छा है। उस्मान, ये वो रन आउट और वो बोल्ड होने वाला सीन ही है। ऐसे रन आउट कोई और करवा देता है, ज़्यादा दुख होता है फिर। ऐसे ही तो अगर आप बोल्ड हो जाए क्रिकेट में तो फिर वो इतना दुख नहीं होता। ठीक, बहुत अच्छा। और इसी को आगे इंसान जो है ना, और स्टडी के रिलेटेड हम क्योंकि ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी एक बेसिक चीज़ है, वो तो इंसान ने कभी छोड़नी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे बेसिक जो है बल्कि ज़रूरी फ़राइज़ हैं। नमाज इंसान छोड़ना शुरू कर दे, फिर वो कहे कि अब अल्लाह की मदद नहीं आ रही, तो फिर वो कहाँ से आएगी? अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो आप सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लें, और बॉयज़ तो मस्जिद में जाके पढ़ें, क्योंकि अब इसका आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। सबसे पहला स्टडी में मेन चीज़ है फोकस टाइम। आप जो है ना फोकस होके 1 घंटा पढ़ते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शंस के 2 घंटों से बेहतर है। 1 घंटा आपने फोकस होके पढ़ लिया। इस्लाम ने हमें इतना बेहतर सिस्टम दिया कि आप 3 बजे शुरू करते हैं ना, घंटा डेढ़ फोकस होके पढ़ा है, असर का वक्त हो गया, 15-20 मिनट नमाज के निकालिए, गए वज़ू किया, मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आए, फिर घंटा डेढ़ लगा के फिर पढ़ा, ज़ोहर का मगरिब आ गई। इसी तरह घंटे डेढ़ की हमें ब्रेक्स मिलती रहती हैं, वो हमारे फ्राइज़ भी पूरे हो जाते हैं, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा फोकस टाइम गेन हो जाता है। फोकस टाइम में पढ़ें। और इंसान की ना एनर्जी के लेवल्स होते हैं। अगर सुबह टाइम फॉर एग्जांपल एनर्जी का लेवल सबसे हाई होता है, अगर मुझे पता है कि मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा किस वक्त है, अगर मैंने वो वक्त कम इफ़ेक्टिव जो है ना कामों में खर्च कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना कुछ ऐसे MCQs को सर्च करने में कोशिश सर्च कर दिया कि जो कि ना मैंने जो है ना अपने टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वो चाहता हूँ कि मुझे और ज़्यादा मवाद मिले, उसकी बजाय जो मेरे पास मवाद था उसको मैं हल करने में वो खर्च करूँगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जब मैं थक गया हूँ, अब मैं देखता हूँ कि जो है ना अब मैं इसके रिलेटेड कुछ और जो है ना प्लान करना चाहता हूँ कि अब मैं इसके रिलेटेड कुछ और भी देख सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा देखने का फ़ायदा तब भी है ना जब उसको हल भी किया जाएगा, और हल ज़्यादा अच्छा होता है जब इंसान फ्रेश होता है। और इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ है कि इंसान के जो है ना टेस्ट वो इंसान को निखारते हैं। जैसे हमने पहले बात किया रिकॉल करना इंसान को निखारता है, और रिकॉल करके उसका टेस्ट देना, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है हम रिकॉल करके भी गलत चीज़ें एक दूसरे को कह रहे होते हैं। जैसे एक बंदा जो है ना वो एक प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा है, वो जितनी दफ़ा भी रिकॉल करेगा गलत ही करेगा ना। जब वो एक बंदे से इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी टीचर को सुना रहा है, तो फिर वो कहता नहीं आप गलत लफ्ज़ बोल रहे हो, ठीक हो गया, फिर वो उसको करेक्ट करते हैं, हाँ ठीक हो गया। तो इसी तरह एक क्वेश्चन है, उसको हम जितनी दफ़ा भी करेंगे, अगर
रिकॉल करने से हम सिर्फ उसका जो है ना माइंड में स्केच बना लेते हैं कि अच्छा ये इस तरह होगा, लेकिन जब हम उसको टेस्ट में हल करके देते हैं ना तो वो ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को हेल्पफुल होती हैं। और जैसे उमर ने बात की, कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप स्टेप बाय स्टेप होता है, एक दफ़ा नहीं होता भाइयों, स्टेप बाय स्टेप होता है और स्टेप बाय स्टेप करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि आप जिम में वर्कआउट करें, हमारी उम्र भाई करते हैं, तो एक दिन में आप जो है ना 9 घंटे कर लें, इसकी निस्बत बेहतर है कि आप हर रोज़ जो है ना 20-20 मिनट कर लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक टेस्ट को आगे लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। हाँ, और एक चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस, अगर हम ऐसा करेंगे ना यार ये तो हो ही जाना है, फिर भी नहीं होना। और अगर हम ऐसा करेंगे ना यार कि मुझे पंजाब टेक्स्ट बुक ये तो आती ही आती है, अब मैं और चीज़ों की तरफ जाऊँ, इंसान कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए ना तो वो अपने पाथ को छोड़ देना और वो कहीं मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। अपने पाथ के नज़दीक ही रहे तो पहुंच जाता है। और अपने पाथ के नज़दीक किस तरह रह जाता है? अपने सीनियर्स की गाइडेंस से। सीनियर्स कौन है? जो टीचर्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा सीनियर्स हैं, क्योंकि वही तो इस वक्त हमारे सबसे जो है ना मोहसिन वही हैं, उनकी गाइडेंस है कि सर अगर मैं इसके रिलेटिव कुछ और पढ़ना भी चाहता हूँ तो मैं कहाँ तक पढ़ूँ, जो अगर मैं फेडरल में जाना भी चाहता हूँ तो कहाँ तक जाऊँ। या अगर टीचर कह रहे हैं कि मैंने आपको जो फेडरल के रिलेटेड था वो आपके नोट्स में लिखवा दिया है, तो ठीक है उसी को जो है ना वो करें और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस इतने करेंगे तो इंसान का अच्छा। एक और भी चीज़ है कि अल्लाह ताला कई दफ़ा बंदों को फेल करता है इस वजह से कि वो बंदे के पुत्र बन जाए। ऐसे होता है इंसान जो है ना वो फेलियर भी, तो जैसे वो शेख आतिफ अहमद कहते हैं कि फेलियर को हमने ऐसी चीज़ बना लिया कि पता नहीं क्या हो गया। एक बंदा है उसको कोई चीज़ आती नहीं है, अब उसको उस स्टेप से गुजार दिया तो आगे तो वो बड़ी चीज़ है, तो उधर वो मारा जाएगा। एक जैसे कैडेट है वो पीएमए से जो है ना वो 6 माह की शॉर्ट कोर्स में या लॉन्ग कोर्स में 2 साल की ट्रेनिंग है, वो जो है ना वो बड़े मज़े से गुजारता है, कुछ सीखता नहीं है। अब वो जंग के दौरान परफॉर्म कैसे करेगा? फेलियर ऐसे ही है कि एक स्टेप है जो आपको नहीं आता था, फेल होके आप उसकी दोबारा तैयारी कर रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं। ठीक हो गया। फेलियर को कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए। और अगर हमने उस चीज़ को कुछ समझा भी ना, प्रेशर 2 तरह है ना कि अगर प्रेशर लिया भी नहीं तो कामयाब हो गए, अगर बहुत नाकाम हो गए, अगर बहुत ज़्यादा ले लिया फिर भी नाकाम हो गए। इस्लाम में आना रवि सिखाता है ना, इस्लाम हमें ये भी नहीं सिखाता कि जो है ना हम कारोबार छोड़ के सिर्फ मस्जिदों में बैठ जाएँ, और ये भी नहीं सिखाता कि सिर्फ कारोबार करें और मस्जिदों में ना जाएँ। इसी तरह स्टडीज़ के रिलेटेड है कि हर काम में अगर म्याना रवि हो, अपना जो है ना एतबार अपने आप पर इतना होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और सिर्फ यही एतबार काफ़ी। अगर ये होना है कि मैं तो एवं कर लाँगा, फिर इंसान जोड़ा है ना उन्होंने जोड़ा है ना एक मोटिवेशन इंटरनल खत्म हो जाती है कि अगे वधन वास्ते इंसान कुछ लैकिंग्स होनी चाहिए ने, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हर बंदे में लैक कोई ना कोई चीज़ होती है, उसको वो पहचान नहीं रहा होता उस वक्त कि वो कहता है कि मैंने, खासकर ये रिपीटर्स में इशू होता है बहुत ज़्यादा। रिपीटर्स ने चूँकि एक दफ़ा वो प्रोसेस देख लिया होता है तो वो सोच रहे होते हैं कि ना अब तो ऐसे ही हो जाएगा, और काफ़ी जो है ना वो 4-4 साल करके भी नहीं कर सकते, 5-5 साल करके भी नहीं कर सकते। क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और ओवर कॉन्फिडेंस आप कभी होना चाहिए ना, जैसे वो इस्लाम ने कहा कि अगर आपको कही हो ना कि महसूस हो कि हमसे जो है ना पता नहीं अल्लाह ने किस माड़े हाल में रखा हुआ है, तो अपने से नीचों को देख लें। और अगर ये मौजूद हो कि मुझे बहुत ही आता है, फिर अपने ऊपर वालों को देख। कभी ऐसा मौजूद होना कि महसूस होना कि मैनू तो बहुत ही यहाँ लगता है, फिर कभी MBBS की कोई बुक उठा के देख लो, किसी अपने सीनियर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਨੇ KE ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ UHS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ KE ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, UHS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ AIMC अल्लामा इकबाल आंदा। बिलीव नहीं 1100 1090 जितने नंबर स्टूडेंट्स लेके आते हैं ना, फर्स्ट ईयर में उनकी हालत देखने वाली होती है। हमारी भी ऐसी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उधर होता क्या। रैगिंग की बात नहीं कर रहा, स्टडी का ही पता ही नहीं चल रहा होता कि जो है ना ये बच्चा वही है जो कि ना वो कहता कि मैं तो जो है ना ये मोछे ला देंगे तो ये कर देंगे। इस तो ये ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन जोड़े है ने ये ज़रूरी ने, तो म्याना रवि सब तो ज़्यादा जरूरी। हाँ उस्मान, मैं जो इनकी बताऊँ बच्चों की, तो आपने थोड़ा सा ये गाइड करना है। कुछ बच्चे MCQ को लगाते वक्त, क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता था कि वो नहीं यार ये ऑप्शन नहीं हो सकती, आसान क्वेश्चन है, उनको लग रहा है ये यार इतना आसान हो ही नहीं सकता, और वो ऑप्शन लगाते ही नहीं है, उसको कम्प्लेक्स कर देते हैं, तो वो लगाते लगाते वो आसान को भी ना गलत कर देते हैं।
और कुछ ऐसे भी हैं जो मुश्किल को जो है ना वो फिर आसान तरीके से कर लेते हैं। मतलब वही दो बातें कि एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना और एक कॉन्फिडेंस का ना होना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उमर हबीब ने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही 2 जगह पे एडमिशन सिक्योर किया था इसने। इसका अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी हो गया था और उधर आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी हो गया था। तो इसने प्रेफर किया था आर्मी मेडिकल कॉलेज को और ये कैडेट डॉक्टर जो है वो बन के निकलेगा इंशाल्लाह। और उस्मान ने सेकंड अटैम्प्ट में अपना वो एमडी कैट क्लियर किया था, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इसका क्लियर नहीं था हुआ। तो आपके सामने आप भी 2 तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो फ़र्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं और कुछ बच्चे सेकंड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। तो आपके सामने दोनों एग्जांपल्स हैं, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में भी हुआ है और सेकंड अटैम्प्ट में भी, और सेम टीचर से पढ़ के सेम गाइडलाइन लेके। तो मैं आपसे ये ज़रा गुजारिश करूँगा कि आप इनको ये गाइड करें कि क्वेश्चंस को जो अटैम्प्ट करते हैं, जो आपने एमबीबीएस से पहले एमडी कैट की जो तैयारी की थी उसमें किस तरह से ये कन्फ्यूजन दूर करते थे आप अपनी, कि यार ये क्वेश्चन जो है ना ये नहीं होगा, ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता। इसके बारे में थोड़ा सा इनको गाइड करते हैं। 1-2 और चीज़ें हैं वो मैं फिर आपसे पूछता हूँ। अच्छा, हमने जो है ना वो देखा होगा कि पीएमसी बताता है कि इतने % एमसीक्यूज ईजी होंगे, इतने मॉडरेट होंगे, इतने जो है ना टफ लेवल के होंगे। तो ईजी भी तो आते हैं, टफ लेवल के भी आते हैं। अब इसमें कॉन्फिडेंस अपने आप पे ये रखें कि अगर ये ईजी है ना तो ये उसी लेवल में आ रहा है, तो उसको अपने आप पे यकीन करके गलत भी लगा दिया है ना तो फ़ायदा है, क्योंकि उस पर गलत पे आपने कोई रीज़न बनाया था ना, तब आपने गलत किया था। अब टीचर बता देगा तो रीज़न ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी जो रीजनिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अगर आपने रीज़न करके आपने देख लिया कि इसका अल्फ़ा बनता है, बीटा बनता है, तो फिर छोड़ें, साथ वाले ने क्या लगाया है, ये इसका जो है ना माइंड बता रहा है नहीं इतना ईजी नहीं हो सकता। माइंड ने कह दिया कि भाई तेरे नॉलेज के हिसाब से इसका यही है, तो फिर उसका वही है। वो 5 सेकंड में हल हो रहा है, 3 सेकंड में हो रहा है, तो वो वही है। ये पहली चीज़ आ गई। और जो टफ लेवल के होंगे उनमें फिर अवेयरनेस है इंसान की, और ये प्रैक्टिस से ही आती है कि एक बंदा सोच रहा है कि ये एमसीक्यूज तो जो है ना इतना सीधा, हालांकि वो फिर उतना सीधा कहीं नहीं भी होते क्योंकि टफ लेवल के भी आते हैं। तो ये प्रैक्टिस से इंसान को जो ना पता चल जाता है आराम से। जब जिसकी प्रैक्टिस नहीं ना होगी वो इस ट्रैप में आ जाता है, और जो है ना एमडी कैट में ट्रैप तो होता है और ट्रैप से इंसान सीखता है। तो ये टेस्ट मेजर चीज़ है जो इस ट्रैप को जो ना समझने में इंसान की मदद करते हैं। वो जो है ना अगर इंसान टेस्ट से गुजरता है, मज़ीद ट्रैप में ट्रैप होता है, फेलियर से वो सीखता है, फिर वो समझ लेता है कि ऐसी ट्रैप है, ये ट्रैप है कोई, फिर वो उसको हल कर लेता है। सो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस, यही ट्रैप से भी निकलने का मसला है, और जो है ना वो अपने नॉलेज को भी जो है ना बेहतर करना। क्वेश्चंस आप मैं बाद में क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें ना आपको अक्सर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ना ऑप्शंस फौरी पढ़ा करें, आपको पता चल जाता है कि आंसर किस सेंस में पूछा जा रहा है। ये एक मेजर चीज़ होती है एमडी कैट में। आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आंसर क्या देना है, ये ना किया करें। आपने अकॉर्डिंग टू जो आंसर्स है उन चारों में से एक आंसर देना है। आपके पास ऐसी क्यों तो नहीं है, वहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है। ये एक मेन चीज़ होती है। चारों ऑप्शन को पहले पढ़ा करें, आपको फ़ौरन क्लियर हो जाती है चीज़ कि वो किस सेंस में मेरे से आंसर पूछना चाह रहा है। ये एक मेन चीज़ थी इसमें। अच्छा, इसमें अब मैं दोनों से ना आपसे ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये बच्चे हमें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, उठ के यहाँ आ जाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, फिर घर जाके प्रैक्टिस करते हैं। किसी का जब भी किसी को टाइम मिला उसने प्रैक्टिस कर ली, जब किसी का दिल किया उसने सो ली। कोई मुनज़्ज़म इनकी तैयारी इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं हो रही होगी। यहाँ पे सही पढ़ के जा रहे हैं, घर जाके इनकी रूटीन क्या है वो आप, क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में है, आप एमबीबीएस अल्लामा इकबाल से कर रहे हैं, तो आपकी भी एक मुनज़्ज़म वहाँ पे भी लाइफ चल रही है। लेकिन आपने जो एमडी कैट की तैयारी के दौरान जिस तरह से आपने अपना कोई टाइम टेबल सेट किया था, या सबका वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उस तरह का ये मैं चाहूँगा कि आप अगर इनसे शेयर करेंगे तो शायद ये उसको अडॉप्ट करने की कोशिश में इनकी तैयारी में मज़ीद थोड़ी बेहतरी आ सके। तो आप दोनों ज़रा बारी बारी जो है ना ये अपना थोड़ा टाइम टेबल शेयर कीजिएगा एमडी कैट वाला। अच्छा, इसके बारे में ना एक बात सुन लें। इशफाक अहमद ना लिखते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि सर आप जो लिखते हैं, तो अगर कोई बंदा आपके पास खुदादाद सलाहियत है, कोई बंदा लिखना चाहे तो वो क्या करे? उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि
बड़ी एक खूबसूरत बात की कि अगर कोई बंदा ये लिखना चाहता है ना, अगर उसके पास खुदा दाद नहीं है और वो कोशिश करना चाहता है अपनी, तो वो उसको ये चाहिए कि हर दिन एक ही टाइम में पेंसिल लेके बैठ जाए और उसी दिन हर दिन उसी टाइम बैठना है उसने। उसके जहन में कुछ नहीं भी होगा ना, तो बाय द टाइम एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, जब वो उसी टाइम पेंसिल लेके बैठेगा ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर जहन में आने लग जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंस बतानी थी मैंने आपको कि एक टाइम टेबल की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसी तरह आपको अपना बेहतर पता होगा कि आपको किस टाइम जो आपकी एनर्जी लेवल है वो फुल होता है, ठीक है। तो आप रोज़ाना बजाय इसके कि एक दिन सुबह को पढ़ लिया, एक दिन दोपहर को पढ़ लिया, एक दिन रात को पढ़ लिया, उसी टाइम में अपना कोशिश करें कि आप जो मेन लेक्चर्स हैं ना उनको कवर करें। अभी ये किसी का टाइम रात को भी हो सकता है, किसी का भी मॉर्निंग भी हो सकता है, सुबह को उठ के पढ़ना है, अगर किसी का यहाँ से जाने के बाद फ़ौरन भी हो सकता है। हमारे साथ ऐसे बच्चे भी थे जो टीचर पढ़ा के जाते थे ना, 10 मिनट में फ़ौरन रिवाइज़ भी कर लेते थे, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। अभी टीचर पढ़ा के गए हैं ना, आपके पास अगले टीचर के आने तक 5 या 6 7 मिनट तक टाइम होता है, तो आप उसको फ़ौरन रिवाइज़ कर सकते हैं और रिवीजन फ़ौरन दे दें। एक मैंने आपको पहले रिवीजन का तरीक़ाकार बताए हैं, रिवीजन का तरीक़ाकार वही है, इससे ज़्यादा करें बल्कि रिवीजन को आप, सही है। मेरा टाइम टेबल आपको मैं अभी अगर मेरे बारे में बताऊं तो इतना ना कोई मैं बताऊं कि मैंने इस सेंस में कि कोई ख़ास नहीं था। ख़ास में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मेरा टाइम टेबल था कि मैं फ़ौरन पढ़ता था और जाके एक दफ़ा पढ़ता था, और फिर मैं रात को अपना अगले दिन का टेस्ट तैयार करता था। बस मेरा ये टाइम टेबल था। और मैंने कोई अजाफ़ी भी नहीं पढ़ा, ये भी मैं आपको बता दूँ। अजाफ़ी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना इसको बेहतर करें, बस ये एक मेन चीज़ है। उस्मान भी आप वो अजाफी पढ़ने से मुझे एक चीज़ याद है। हमारे साथ ना एक होता था दोस्त, वो बिल्कुल ये हमारे जो भाई बैठे हैं उसामा शरीफ, तो वो माशाल्लाह बड़ा, हम ना सेंटर हमारा इकट्ठा था टेस्ट का, तो फर्स्ट वो पीएमसी का फर्स्ट ईयर था। कज़न है? अच्छा, ये कज़न है आपका? चले फिर हाँ, तो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत हाँ, लाइक बच्चा था वो भी। उसका यार वो मेरे पास एक मफरल है, उसे कहना ले ले यार। तो हम एक गाड़ी में गए थे, तो उसी में वो मफरल मेरे पास आ गया था, तो मैंने उसे वैसे कहा भी था, तो वो बात कर रहा था। तो हम वापस आए तो मैंने जो है ना वो 10-12 क्वेश्चन जो है ना वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आउट ऑफ थे। तो चूँकि मेरी ज़्यादा कोशिश थी कि जो है ना पीटीपी को ही करूँ, और टीचर्स ने भी करवाया था और उसको मुझे फ़ायदा भी हुआ, तो मैंने पहले वो डिस्कस करना शुरू कर दिया, यार उसका क्या था, कहना होता ये सी ਉਹਦਾ यार ये तो माशाल्लाह सारी हो गए ने मेरे थे। और जो 10-12 निकल गए ना, मैं चलो 188 हो गए। उस बाद उन्हें पीटीपी से पूछने शुरू किए, ਇਹਦਾ किसने, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ अपनी बुक च लिखे, गलत, ਇਹਦਾ ਇਹ किसी से, गलत। अपना वो क्या कहते हैं, कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को कवर किया, तो उसके बाद इजाफी की तरफ जाएँ। अगर अपना ही छोड़ दिया तो इजाफी थोड़ा सा है ना, 5% है, तो ना भी हुआ तो 95 तो हाथ में है। अगर 95 को रिस्क पे लगा के 5 की तरफ चले जाएंगे तो मसला हो जाएगा ना। और दूसरी जो उमर ने बात की माशाल्लाह, उसी को आगे तो ऐड करूँगा। अपना फोकस टाइम देखें कि किस टाइम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और उस टाइम को बनाएं। और इसमें दो चीज़ें हैं कि अपना जो है ना वो स्टडी एरिया सेपरेट रखें, जो है ना वो स्लीपिंग एरिया से। ये जो है ना आप देखें कि इंसान के जो है ना हार्मोन, जो आप एक अपने बेड पे गए ना, तब वो मेलानिन जो है ना वो आना है, तो उसमें बताना है कि जो है ना वो जैसे वो लाइट अगर आप ख़त्म कर दें ना, अपने पूरे रूम में अंधेरा कर दें, तो आपको दिन में भी वो ना रात वाली नींद आ सकती है, चाहे वो उस तरह की ना आए। लेकिन जब आप बेड पे जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपने माइंड में एक चीज़ जो है ना वो सब कॉन्शियस में होनी है कि जो है ना अब ये मेरा कंफर्ट जोन आ गया है, अब इसमें जो है ना वो जैसे सोने वाली होती है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उठ के आप जो है ना स्टडी टेबल पे जाएंगे, तब माइंड ने कहना नहीं, अब कंफर्ट जोन ख़त्म हो गई। इसलिए अपना एक स्टडी एरिया सेपरेट रखें। वो हमारे घरों में नहीं भी हो सकता, तो जैसे हमारी बैठकें होती हैं, जो हमारा जो है ना वो गेस्ट एरिया, गेस्ट रूम में कुछ भी है, आप उधर जो है ना अपने आप को सेपरेट कर लें। और घर वालों से कह दें कि भाई जो है ना वो घंटा डेढ़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करो। छोटे भाइयों से कह दें, और ये चीज़ें थोड़ी सी मिला के चलते। अगर ना हो तो एक ही कमरे में 2 चारपहियाँ रख सकते हैं, एक सोने वाली एक पढ़ने वाली। हाँ, फिर वो एक सोने वाले के लिए माइंड सोने वाला का सेट का। उसमें फिर ये ना हो कि जो आप उसमें फिर चारपाई रखने हैं तो आगे आप टेबल रखने हैं अपना, और जो है ना आप सीधी कमर से लेते हैं। हमारे जो सोने के स्टेप्स होते हैं ना, एक इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह फिर सो जाते हैं। नहीं, मैंने मजाक किया, ये ना आप बाकी 2 चारपहियाँ रख लें, एक सोने वाली और एक पढ़ने वाली। पढ़ने के लिए चेयर यूज़ किया करें, स्लीपिंग चेयर। मैंने फर्स्ट ईयर में अपने जो है ना मोबाइल पे कुछ 10-12 अलार्म लगाए हुए थे कि ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम,
उसके बाद दोपहर का जो है ना नैपिंग टाइम, ये टाइम सारे टाइम। ये बड़ी अहम बात है, गौर से सुने ज़रा। मेरे दोस्त कहते थे कि तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल तुम्हें चलाता है, तो उसका मुझे फ़ायदा बड़ा होता था कि अगर मैंने 15 मिनट सोना है ना दोपहर को, जैसे हम देखें तो सुन्नत में कैलूला है, कैलूला है ही 15 से 20 मिनट, हम जो है ना पावर नैप बहुत लंबा ले जाते हैं और पावर नैप में सारी पावर ख़त्म हो जाती है हमारी। तो उसमें क्या कि हम एक दफ़ा 15-20 मिनट सोना शुरू हो गए ना, हमारी एक रूटीन सेट हो गई। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, बच्चा नया जाता है ना, उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती था जब उसने घर जाना होता है। अब मैं सैटरडे को जो है ना अब घर आना चाह रहा हूँ, मेरा टाइम है कि मैंने 2:30 बजे आके जो है ना लेट जाना है। अब मैं 2:30 बजे आके अपना बैग उठा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। हालांकि मेरी खुशी होनी चाहिए थी कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही, मेरे दिल कर रहा है पहले मैं 15 मिनट लेटूँ, फिर जो है ना मैं वो टर्मिनल पे जाऊँ, क्योंकि एक हैबिट बन गई थी। मेरा जिस्म कह रहा था अब ये तुम्हारा सोने का वक्त है, सो इसके बाद कोई काम करना है। तो हैबिट इतनी इंसान को जो है ना वो कर देती है कि इंसान का जिस्म जो है ना वो एक बड़ा स्मूथ वे में चलता है। और शुरू में तो बनना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब बन जाती है तो फिर मज़ा आता है। अपनी एक हैबिट्स बनाने की कोशिश करें, और कोशिश ही है, अल्लाह कोशिश ही मांगता है। रिज़ल्ट्स तो इंशाल्लाह जो है ना वो मिलेंगे, लेकिन कोशिश ही ना की तो फिर रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। जी, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में इन्होंने आपको गाइड, जो इनकी तैयारी जिस तरह इन्होंने की है, आपके सामने आप सब बैठे हैं इस तरह के बनने के लिए बैठे हुए हैं ना। आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने खुद तैयारी किस तरह की है और किन से की है। सेम टीचर से पढ़ा है, सारे सेम टीचर से इनके। इन्होंने 4 साल पहले पढ़ा है, अब 3 साल पहले इनका जो सा 4th ईयर स्टार्ट होना है, आप अब पढ़ रहे हैं। 3 साल बाद आप भी जो है वो इसी तरह जो है वो अगर MBBS कर रहे होंगे, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि आप सबका एडमिशन हो। लेकिन ये रियलिटी भी है कि सबका एडमिशन MBBS में नहीं होता, लेकिन जिनका हो सकता है ना, वो काइंडली चीज़ों को फॉलो करें। आज जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना, इनको फॉलो करें कि किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, लेकिन ज़्यादा ना पैदा करें। इतना पैदा करें कि आपने MBBS तक जाना है, डायरेक्ट FCPS नहीं आपने कर लेना, ठीक है। बाकी इनसे कोई भी किसी ने क्वेश्चन जैसे आप पूछ रहे थे क्या, यानी बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, बहुत बैठे हैं, बहुत खूबसूरत सवाल किया बच्चे ने कि पहली दफ़ा, मैं ज़रा सबको बता दूँ कि पहली दफ़ा तैयारी की थी तो चीज़ें तो वही थी, वही चीज़ें दोबारा अगले साल पढ़ने और रिपीट करना सबसे बड़ा अजाब है। FSC चाहे रिपीट कर रहे हो आप, इंटरमीडिएट या आप MD कैट रिपीट कर रहे हैं, आपके ख़ानदान की नज़रें आप पे, आपके मोहल्लेदारों की नज़रें आप पे, लो जी अब इस दफ़ा जो है ना इसने बम्बू निकाल देने, इसने स्कोर एडमिशन होना ही होना है। लेकिन क्या वो पूछना, क्वेश्चन भाई ने ये पूछा है कि पहली दफ़ा आपने जब तैयारी की थी तब भी वही चीज़ें थी, दूसरी दफ़ा जब तैयारी की चीज़ें वही थी, तो तैयारी में डिफरेंस आप क्या लेके आए थे, ये ज़रा आप गाइड कर दें। चीज़ें बिल्कुल सेम थी, लेकिन पहली दफ़ा में मुझे सारी आती नहीं थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ था। आती नहीं थी का मतलब मेरे पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। मैंने अपना जो है ना वो पेपर देखा, उसमें सेम टॉपिक है, लेकिन मेरा वो MCQ वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं था। अब मैंने दूसरी दफ़ा में वो कंसेप्ट ही क्लियर करने थे मेरे। अगर पहली दफ़ा में को 75% कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो 25 रहते भी हैं, वो मैंने कहाँ से करने हैं, वो टीचर से करने हैं। अब कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मेरी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी थी, वो कहाँ से करनी है, वो टीचर से करनी है। जो है ना क्लास में MCQ सर करवा रहे हैं, क्लास में जो मुझे आ रहे हैं उनकी मुझे रिवीजन हो रही है। और मेरे सर बिलावल से तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता, मुझे एक MCQ करने के 2 तरीके आगे थे, सर बिलावल वाला और जो मैंने पहले सीखा बहुत बड़े। और मैं जब इंसान को मल्टीपल वेज आते हो ना, फिर इंसान जो है ना वो कहता है हूँ तो मेरी मर्जी जो मर्जी जाऊँ, जो आंदा ही है कि वो भी भूल जाए, फिर गल खत्म हो जाती। सही बात। सो एक क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके आपका कोई भी माइंड क्लिक कर सकता है, ये आपको बताते रहते हैं हम साथ साथ कि जो क्लिक करें उससे सॉल्व करें, मकसद आंसर निकालना है जी। तो जो है ना वो कंसेप्ट्स क्लियर करने मेन चीज़ है, और उन कंसेप्ट्स को जो है ना वो रिकॉल करने से ही वो याद रहेंगे। कंसेप्ट्स भूल जाते हैं इंसान को, क्योंकि इंसान जो है ना वो फितरी तौर पर जो है ना वो ऐसे ही है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हम समझ लेते हैं बहुत अच्छा याद हो गया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है, फिर वो इंटरमीडिएट में जाती है, फिर वो लॉन्ग टर्म में तो सालों लग जाते हैं, और रिपीटर्स के पास तो साल होता है वैसे। तो इसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसका यही है कि जो चीज़ पढ़ी है वो दोबारा टीचर से सुनी तो वो ज़्यादा पक्की होगी, जो चीज़ नहीं समझ आई वो टीचर से दोबारा पूछ ली। और टेस्ट में रिपीटर्स के कौन सा दफ़ा पूरे MCQ सही हो जाते हैं,
टीचर्स के भी तो MCQ गलत होती है, इसका मतलब है उनमें भी कोई लैकिंग है, उनमें भी कोई डेफिशिएंसी है, वही तो पूरी करनी। अच्छा उस्मान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ बात में। इस बात को मैं सेकंड करके आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा कि दूसरी दफ़ा क्या किया आपने। उसने बता दिया कि मैंने दूसरी दफ़ा पहले वाली चीज़ों को ही अच्छे तरीके से तैयार किया, और जो रिपीट करने वाले बच्चे रह जाते हैं ना, मैं आपको आज एक पते की बात बताने लगा हूँ कि वो बच्चे क्यों रह जाते हैं। वो पहली वाली चीज़ों को दोबारा सही तरह याद नहीं कर रहे होते, उनको ये लग रहा होता है कि वो तो अब हमें सारी आ गई हैं, वो अब अगले स्टेप पे चले जाते हैं। आप जाएं अगले स्टेप में, लेकिन वो अगला स्टेप आपका एक सेकेंडरी स्टेप है। वो जो पहले वाली जो उसने कहा ना, मेरे पहली दफ़ा 75% चीज़ें क्लियर थी, तो 25 अभी रहती थी, तो एक तो वो 25% करनी थी, दूसरा 75 को मज़ीद पक्का करना था, फिर जाके एडमिशन सिक्योर होते हैं। फिर आपके एमडी कैट में वो 200 में से 185, 190, 187 इस तरह सिक्योर होता है। तब भी आप 8-10 MCQ आपके गलत हो जाते हैं। तो जो बच्चे करते हैं गलती, वो यही करते हैं। इसने ये बात पहले सीख ली कि लो जी मेरे 75% ठीक थे, मैंने 25% अभी अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करने हैं और फिर 100 को सारा पक्का करना है। हम वो 100 से आगे चले जाते हैं, 125 की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वो पिछले 75 जो है ना, वो भी वीक हो जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आ रही होती। हमने तो आपसे मेरी भी यही रिक्वेस्ट है दोबारा से कि आप उन 75 + 25 को अच्छे तरीके से करें। कोई दुनिया की ताकत जो है वो आपको रोक नहीं सकती कि आपका MD कैट क्लियर ना हो। उससे आगे जाएंगे तो वो पीछे वाला जो है ना, वो आपको 100% देना है, सिर्फ 200% देना ही नहीं है। 100 में से आपके 95% भी आ गए तो आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जी, उमर भाई से क्वेश्चन है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पहले रिपीट कर दूं। भाई ने क्वेश्चन ये पूछा है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने का जो क्राइटेरिया है, उसमें दोनों जा सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही? नम्स जा सकती हैं और बॉयज़ जो हैं वो भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। ठीक। अच्छा, उसमें क्वेश्चन ये है कि वो क्राइटेरिया क्या होता है अप्लाई करने का? भी उमर मुझे थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सर यहाँ से तो बच्चे अप्लाई नहीं करते, पता नहीं इनको पता नहीं है या ये जाना नहीं चाहते आर्मी मेडिकल कॉलेज में। हालांकि ये एक बड़ी अच्छी लाइफ भी गुजार रहे हैं वहाँ पे, और साथ में इनको कोई टेंशन नहीं है कि हमने यहाँ से MD कैट MBBS करने के बाद हमारी कहीं जॉब का इशू होना है, हमें जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी है। ये मेंटली सेटिस्फाइड है, इनकी अब सारी ज़िंदगी में ये जॉब वाली टेंशन नहीं है जो हम पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हैं। तो भाई ने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या क्राइटेरिया, हमें पता ही नहीं होता वहाँ पे जाना किस तरह से, अप्लाई कैसे करना है। वो हम भी आपको गाइड कर देंगे कि कितनी डेट रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो मौजूद है वो बताते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी उनकी वेबसाइट ओपन हुई है, आई थिंक 20 से ओपन हो गई थी और अगली 29 तक है, पता नहीं 20 तक डेट है। हाँ, तो ये तो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बताई थी www.joinpakarmy.gov.pk पे आप जाएंगे, अपने सारे क्रेडेंशियल जो उन्होंने पूछे हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी आप पूछना चाह रहे थे कि इसका क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि हर वो बच्चे इसके लिए वैलिडेट है जिनके जो MD कैट है ना वो पास है सिर्फ, और अभी पिछले साल से उन्होंने नम्स भी, हाँ, ये मैंडेटरी कर दिया, नम्स का टेस्ट भी पास होना ज़रूरी है। अभी आप हैरान होंगे, हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जिनके 120 नंबर है सिर्फ MD कैट में, और पूरे पाकिस्तान से 100 सेलेक्ट हुए सिर्फ। अभी आप ये कहेंगे ये क्या क्राइटेरिया हुआ फिर? इसका मतलब है उनके पास क्राइटेरिया नहीं है, कोई ख़ास डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है उनके पास। एक तो ये आपकी लक है कि आपका एडमिशन हो जाए उधर, और दूसरी बात यह है कि उनको जो रिक्वायर्ड होता है ना, जिस तरह का बंदा, क्योंकि आर्मी में जाके चाहे आप मेडिकल में भी गए हैं, उन्होंने सबको क्लिनिशियन तो नहीं बनाना, कुछ को एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे, वो कुछ को मेडिकल बटालियंस के साथ लगाएंगे, सही है। तो हर बंदे से एक तरह का काम नहीं लेना उन्होंने। हमारे साथ आप यकीन करेंगे, हमारे खुद एंट्री मेट्स ऐसे हैं जिनको पास होने के लाले होते हैं हर टेस्ट में। आपको बता रहा हूँ 120 126 MD कैट में नंबर है, नम सिर्फ पास है उनका, FSC में 850 नंबर है, मैट्रिक पास है उनकी, वो भी हमारे साथ MBBS कर रहे हैं उधर। और दूसरी जो मेन चीज़, जो मेन क्राइटेरिया अगर है ना कोई क्राइटेरिया, तो वो उनके अपने टेस्ट हैं जो वो इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले वो अप्लाई करते हैं ना, आपकी कुछ दिनों तक पेंडिंग आता रहता है, फिर आपकी रोल नंबर स्लिप वो इशू कर देते हैं वहाँ पे, उसको प्रिंट करवाएं, जो डेट दिया आपने, जो सेंटर बनाया आपका,
वहाँ पे जाके सबसे पहले आपका इनिशियल होगा। इनिशियल टेस्ट में 2-3 तरह के हैं, कंप्यूटर टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, वर्बल्स हैं, नॉन वर्बल्स हैं, सही है, पाक स्टडी है, इंग्लिश है, और अकेडमिक्स का भी 40 नंबर का पोर्शन है, बात याद रखिएगा उसमें, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश से। इंग्लिश और ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर अकेडमिक्स के टेस्ट में। दूसरा टेस्ट अगर आप वो क्लियर करते हैं तो फिर आपका मेजरमेंट्स होती हैं, मेजरमेंट्स आपकी हाइट की, चेस्ट की और सारी बाकी। फिज़िकल आपका, उसके बाद आपका फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में आपका माइल है, पुशअप्स है, चिनअप्स है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, हर टेस्ट नॉकआउट टेस्ट है। इधर जो चीज़ आप नहीं क्वालिफाई करेंगे आप बाहर हैं, चाहे आप पहले में नहीं क्वालिफाई कर रहे, चाहे आप लास्ट में नहीं क्वालिफाई कर रहे, आप बाहर हैं। अभी जो आपने सवाल किया था ना कि वो आखिर तक गया, उसका साइकोलॉजी टेस्ट भी पास था, उसका इंटरव्यू भी पास था, उसका फाइनल मेडिकल भी हो गया था, ठीक है। अभी एक मिसाल लें, आपके 180 बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, एक मिसाल 180 बच्चे एक मिसाल में दे रहा हूँ कि जिनकी हर चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। अब सीट्स तो 100 हैं, उन 80 को, जो उन 80 बच्चों को जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है ना, आखिर 180 को तो नहीं रख सकते ना वो, तो उनको किसी ना किसी फिर कोई फार्मूला लगाया होगा जो कि वो बताते नहीं हैं, पोशीदा रखते हैं। आर्मी उसको लीक आउट नहीं करती कि क्या क्राइटेरिया है उसका। वो 80 जो ड्रॉप आउट हुए हैं ना, मुदस्सर भी इसी तरह ड्रॉप आउट हुआ है पिछले साल। मुदस्सर का फाइनल मेडिकल भी हो गया था, हर चीज़ हो गई थी, फाइनल कॉल लेटर नहीं आया। बस वो उन क्राइटेरिया में, वो जो पहले 100 है उनको उन्होंने ले लिया, ठीक है। मेन क्राइटेरिया फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये चीज़ नोट करते हैं कि हमारा कंप्यूटर टेस्ट पास हो गया इंटेलिजेंस वाला, उस वक्त तो आपको नंबर वो नहीं शो कर रहा होता, पास फेल बता रहा होता है आपको, लेकिन बाद में उनके पास तो रिकॉर्ड होता है ना कि इसने इंटेलिजेंस में कितने नंबर लिए हैं। वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बाद में, पहले नहीं मैटर करती। जब आपका इंटरव्यू होता है ना, उसके बाद वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। ये एक मेन चीज़ है, ये याद रखनी है। और दूसरा, नम्स वाली साइड पे आपका एडमिशन, नम्स वाली साइड पे भी एमडी कैट की प्रपोर्शन है उधर, और नम्स के अपने टेस्ट का जो मेरिट क्राइटेरिया बनता है नम्स का, सही है। और उसके बाद एफएससी का, आई थिंक मैट्रिक का उधर क्राइटेरिया नहीं होता, कोई ऐड नहीं करते नंबर वो, उसमें तो ओपन मेरिट सिस्टम है। इधर भी ओपन मेरिट सिस्टम है, कोटे की सीट नहीं होती आर्मी में, चाहे थ्रू आप आर्मी रोलमेंट जाएँ, ये बात भी जेल से निकाल दें, कोई सिफारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 100 सीट्स जो है ना, ये ओपन मेरिट की सीट है आर्मी की, और जो इधर नम्स वाले 100 बच्चे आते हैं वो भी ओपन मेरिट सीट है। जो उनकी कोटे की सीट्स है ना, वो उन्होंने लहदा रखी हुई हैं, उनको उन्होंने इस क्राइटेरिया में नहीं डाला होगा, ठीक है। ये मेन बात थी जी बेटा, किसी का क्वेश्चन नहीं है। चलें, आप सबका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इनके लिए ज़रा क्लैपिंग करके इनको, इन्होंने आपके लिए आज बहुत खूबसूरत बातें आपसे कही हैं इन्होंने, और ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी, और जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।